कक्षा 12 की जो पुस्तक है इसके 2 भाग हैं, खंड ए और खंड ब। जो राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की प्रथम जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो हमें आज़ादी के बाद के भारत की राजनीतिक जो यात्रा है उसके बारे में बताती है कि अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमने राजनीति के क्षेत्र में किन किन पड़ावों को पार किया है। इसके बाद दूसरे जो भाग है खंड ब, वो समकालीन विश्व राजनीति के बारे में हमें, यानी उस समय विश्व की राजनीति कैसी थी और वर्तमान में कैसी चल रही है, इसके बारे में हमें ज्ञान कराता है। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों पुस्तकें हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, क्यों हमें स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में जानकारी करनी है और क्यों हमें समकालीन विश्व राजनीति के बारे में जानकारी करनी है। तो देखिए, इससे हमें बहुत सारे जो हमारे उद्देश्य हैं वो सफल होते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान जो है वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है, इसके उद्देश्य के तहत सबसे पहला उद्देश्य आता है कि इसमें हमें राज्य का अध्ययन करना पड़ता है। और राज्य का जो अध्ययन है वो पीपीएफ मतलब पी फॉर पास्ट, सेकंड पी फॉर प्रेजेंट एंड थर्ड एफ फॉर फ्यूचर। इसमें हमें प्राचीन काल में राज्य की स्थितियाँ कैसी थी और वर्तमान में कैसी हैं और भविष्य में कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इससे हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए राजनीतिक अच्छी योजनाओं को बनाने में सक्षम होंगे, या राजनीति के बारे में जो हमारा ज्ञान है वो डेवलप होगा और भविष्य में हमारा राज्य कैसा होना चाहिए इस बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम मनुष्य नागरिक के बारे में। तो जो नागरिक होते हैं उन्हीं से राज्य बनता है, राज्य का निर्माण बिना नागरिकों के संभव नहीं है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो राज्य है उसके कर्तव्य है कि वो नागरिक के विकास के लिए काम करे, नागरिकों के विकास के लिए काम करे। तो नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो राज्य के विकास में योगदान दे। इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि राज्य नागरिकों के विकास के लिए क्या करता है, क्या करना चाहिए और नागरिकों को राज्य के विकास में योगदान कैसे देना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, जो तीसरा पॉइंट है जिससे हमें जानकारी होती है सरकार की। तो हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इनमें आपस में क्या संबंध है, इनमें शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है और किस तरीके से ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, इनको किस तरीके से संविधान के दायरे में रहकर के कार्य करना पड़ता है, इन सब की जानकारी हमें होती है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं की। तो जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, हमारी संसद है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों के अंदर विधानसभाएं हैं। तो उन सब की कार्य प्रणाली, केवल संरचना नहीं, उन सब की कार्य प्रणाली की भी जानकारी हमें होती है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और वो जो प्रतिनिधि होंगे उनके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, वो क्या क्या कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमें राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं हमें विश्व राजनीति। तो समकालीन विश्व की जो राजनीति है उसमें हमें विश्व के अन्य देशों में क्या चल रहा है, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसी हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि आज वर्तमान में जो है एक देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, उसे दूसरे पर निर्भर रहना ही होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद वर्तमान राजनीतिक समस्या कि वर्तमान की जो राजनीति है उसमें क्या समस्याएं हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे वर्तमान में राजनीतिक समस्याएं बहुत सारी आती हैं, क्षेत्रवाद की आती है, भाषावाद की आती है, आतंकवाद है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। विकास के अलावा समानता है, अल्पसंख्यक है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वर्तमान समस्याओं का हल पुराने अनुभवों से देखते हुए, पुराने समय में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को छोड़ते हुए इस तरीके से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए कि हम पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएं। इसके बाद नवीन अवधारणाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम राजनीति के क्षेत्र में प्राचीन समय से जो चली आ रही पद्धति है या पुराने समय से जो चली आ रही पद्धति है उसी का यूज़ करें। हम नवाचार, नए प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ है, राजनीति के क्षेत्र में भी हुआ है। तो इस परिवर्तन में हम नवाचारों का, नवीन अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं। जो विज्ञान की शाखाएं हैं, सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं या अन्य जो ज्ञान की, नॉलेज की जो भी शाखाएं हैं, उनकी नई अवधारणाओं का प्रयोग हम राजनीति में भी कर सकते हैं। इसके बाद